6 जनवरी को जब कैपिटल हिल वाशिंगटन में हमला हुआ तो उसके बाद पूरी दुनिया का मीडिया चीख उठा कि इंसरेक्शन हो गई। और उसके बाद हमने देखा कि प्रेसिडेंट बाइडेन की जब इनॉग्रेशन हुई तो वाशिंगटन जैसे पीसफुल शहर में 20 से 25 हज़ार आर्मी के नौजवान घूम फिर रहे थे और लगता था कि उन्होंने शहर पर कब्ज़ा किया हुआ है और ये अमेरिका का शहर नहीं, कोई अफ्रीका का शहर है। जिस तरह बैरकों से और जिस तरह वहाँ पर भारी भारी स्लैब्स लगा के शहर को बंद किया गया था। भारत की डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला होता है 26 जनवरी को और उसके बाद भी भारत की पार्लियामेंट में आज भी ओपन डिबेट हो रही है। ये है डेमोक्रेसी का असल रुख, ये है सच्ची डेमोक्रेसी जो भारत में हम देखते हैं। मगर दुनिया का मीडिया उल्टा चल रहा है। लगता है कि इस वक्त जो कॉरपोरेशनें हैं वो एक्सट्रीम लेफ़्ट के कब्ज़े में हैं और जितना सेलिब्रिटी कल्चर है वो भी एक्सट्रीम लेफ़्ट के कल्चर में। उनको कुछ नहीं पता होता। कोविड के ज़माने ने हमें बता दिया कि सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो नॉन एसेंशियल हैं, मगर वो अपने आप को एसेंशियल बनाने के लिए फिर भी किसी के कहने पर, उनको खुद भी शायद पता नहीं होता, उनका कोई मैनेजर उनकी तरफ से ट्वीट करता है कि भाई भारत में ये जो फार्मर के प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें इंटरनेट का लॉकडाउन चंद घंटों के लिए हुआ, वो भी सिंघू बॉर्डर के आसपास। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। आज ही बीबीसी की खबर आती है कि वीगर मुस्लिम्स जो 1 मिलियन से ज़्यादा कंसंट्रेशन कैंप में हैं और उनके बारे में कोई सेलिब्रिटी ट्वीट नहीं करता। उनकी औरतों को, लाखों की तादाद में उनकी औरतों को रेप किया जाता है। ये है बाइस्ड सिचुएशन, ये है अंधापन। इस सारी सूरत हाल पर मेरी खुशकिस्मती है कि आज मेरे साथ मेरे बहुत ही अजीज़ दोस्त भाई, भारत की एक जानी पहचानी हस्ती मेजर गौरव आर्या जी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। वेलकम गौरव भाई, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। आपकी जो मसरूफियात हैं पूरी दुनिया जानती है, मगर आप इतने डेडिकेटेड हैं कि आप भारत के जो सच्चे नैरेटिव के लिए हर वक्त अपना समय देने को तैयार होते हैं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। मैंने थोड़ी सा इंट्रोडक्टरी बात की कि ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं इनको कख नहीं पता होता जिसे हम कहते हैं, वरना ये दुनिया में क्या कुछ नहीं हो रहा है हिंदू सिख बच्चियों के साथ जो पाकिस्तान में डेली बेसिस पे होता है, क्रिश्चियन बच्चियों के साथ। कभी ये सेलिब्रिटीज़ मलाला यूसुफजई हो, ग्रेटा हो, ये रिहाना हो, इनको पता भी नहीं होता। ये इतने बेहिस लोग हैं, मगर इनको कोई पैसे देता है, जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेशनें हैं, इनके मैनेजर को कहीं ट्वीट कर दो। तो क्या सूरत हाल है गौरव भाई? नहीं ताहिर साहब, आपने बिल्कुल ठीक बात करी और होता भी ऐसे। इनकी पीआर एजेंसीज होती हैं बड़ी बड़ी, और पीआर एजेंसीज बोलती हैं कि ये इनके लिए एक तो ये तरीका भी है अचानक फेम पाने का, क्योंकि फार्मर प्रोटेस्ट पे पूरी दुनिया की नजरें हैं, सारा इंटरनेशनल मीडिया उसको कवर कर रहा है। अब देखिए ताहिर साहब, अगर रिहाना ट्वीट करती है और रिहाना एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है तो रिहाना को वो पब्लिसिटी मिलती है ये ट्वीट करने से जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करती तब उसको नहीं मिलती। अचानक सब लोग, इंडिया की गवर्नमेंट भी पीछे लग गई है, सब लोग पीछे लग गए हैं, ट्वीट कर रहे हैं सब लोग। तो सडनली, अच्छा, भारत में रिहाना को कौन जानता है? जो अंग्रेजी जानते हैं, जो अंग्रेजी म्यूजिक का शौक रखते हैं वही जानते हैं रिहाना को। जो सड़क पे चलता आम इंसान है वो तो जानता नहीं रिहाना को। लेकिन रिहाना के ट्वीट के बाद मीडिया ने इतना कवर करा कि अब 50% या 50% भारत तो जान चुका होगा कि रिहाना नाम की कोई सेलिब्रिटी है, कोई सिंगर है। तो एक तो ये चीज है। दूसरी एक और चीज है ताहिर साहब, जो मैं अक्सर बोलता हूं लोगों को, कि जो मुल्क अंदर से हर समय वहां पे कुछ ना कुछ होता है वो बाहर ताकतवर नहीं बन सकता। अगर हम कहते हैं कि इंडिया विल बिकम अ ग्लोबल सुपर पावर, अगर हम ये कहते हैं तो कि इंडिया बनेगा किसी दिन या इकोनॉमिक पावर हाउस बनेगा, सुपर पावर, ये बाहर की ताकतों ने इंडिया को अंदर से इतना मसरूफ रखा है। मैं आपको गिनवाता हूं। जैसे साहब देखिए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चाइना के साथ कशीदगी चल रही है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे पाकिस्तान के साथ है, और वहां पे हजारों लोगों की डिप्लॉयमेंट सियाचिन ग्लेशियर पे है। 8 से लेकर 10 ऐसे हमारे स्टेट्स हैं जहां पे वो नक्सलाइट की प्रॉब्लम चल रही है, राइट। और ये सब इंडिया में हमारी यूनिवर्सिटी से क्या बयानात आ रहे हैं। तो हर समय इंडिया को एक ऐसे स्टेज पे रखा गया है बिकॉज ऑफ आउटसाइड इंटरफियरेंस एंड आउटसाइड कॉन्स्पिरेसीज, कि आपने ऐसी साजिशें करके, ऐसे काम करके भारत के अंदर कि भारत कहीं निकल के आगे ना चला जाए, ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपने अंदर से
ऐसी टूट फूट मचा रखी है भारत के अंदर। तो यही चीज है, जैसे कि आपने बात करी सिंगू बॉर्डर पे फार्मर का प्रोटेस्ट है, तो मैं भी ये मानता हूं कि उनका पूरा हक है ना फार्मर्स का, कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन मैं जब मुझे आधे घंटे किसी बुजुर्ग को अस्पताल ले जाना पड़ता है, अपने फादर को मुझे अक्सर ले जाना पड़ता है, फादर इज वेरी ओल्ड और कुछ सालों से प्रॉब्लम चल रही, सो जब भी हम उनको ले जाते हैं, अब देखिए ले जाना है जो आधे घंटे का रास्ता है साहब, वो 3-3 घंटे में पूरा हो रहा है, क्योंकि एक बॉर्डर की आपने पूरा ब्लॉक कर दिया, फिर इधर से आपने पूरा यूपी बॉर्डर आपने ब्लॉक कर दिया और वहां पे सिंगू बॉर्डर आपने ब्लॉक कर दिया, तो पूरा गडलॉक हो गया ना एक किस्म का पूरे शहर का। तो आपने ये कर दिया, तो अगर आपको फार्मर्स को भी ये सोचना चाहिए कि साहब अगर हम कर रहे हैं, कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आम शहरी की जिंदगी में आप उसको नर्क ना बनाए ना। फिर आम शहरी की जिंदगी आपने बर्बाद कर दी, फिर आप कह रहे हैं कि साहब हम, तो फिर लोगों का आशीर्वाद थोड़े समय के बाद हट जाता है, अगर आपका कॉज जेन्युइन भी हो। और दूसरी एक और चीज है कि फार्मर लीडर्स को डे 1 पे जो खालिस्तानियों को इन लोगों ने इनकरेज करा था यहाँ पे, भाई भिंडरा वाले के पोस्टर लगा रहे थे, भिंडरा वाले के झंडे लगा रहे थे, खालिस्तान के नारे लग रहे थे, तब ये फार्मर लीडर्स ने नहीं इनको भगाया वहां से। जो फार्मर लीडर्स ने जो बहादुरी दिखाई है, और कुछ फार्मर्स ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ जो बहादुरी दिखाई है, ये जानते हुए, और ये बहादुरी इसलिए दिखाते हैं ताहिर साहब क्योंकि इनको पता है कि पुलिस कुछ नहीं करेगी। दे नो फुली वेल कि रिपब्लिक डे का दिन है, ग्लोबल मीडिया है, पुलिस कुछ नहीं करेगी, इसलिए तो इतने ये लोग इतने शेर बन जाते हैं, दे नो फॉर श्योर। तो ये सब एक पूरा अंदर का बाहर का मौजू, एक पूरा एनवायरनमेंट बन रहा है, जिसकी वजह से ये सब हमारे यहाँ कलेश हो रहे हैं, ये सब परेशानियां हो रही हैं ताहिर साहब। आपने बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से सम अप की सिचुएशन की। पॉपुलैरिटी लेने के लिए सेलिब्रिटी का एक अच्छा बहाना है, सिर्फ पॉपुलैरिटी ही नहीं मिलती बल्कि इनके पीछे जो प्लेयर्स हैं वो भी इनके स्पॉन्सर्स हैं। तो आजकल के कोविड के ज़माने में जबकि इनके गाने भी बहुत ज़्यादा रिलीज़ नहीं हो रहे, तो इस तरह पॉपुलैरिटी घर बैठे बैठे मिल जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी। एक बार आपने मेरे साथ शो में बातचीत करते हुए गौरव भाई बड़ी ही पेचीदा बात की थी, मगर वो बड़ी सच्ची बात है कि भारत को जहाँ पर भारत के ख़िलाफ़ जो एलिमेंट्स हैं भारत से बाहर बैठे हुए उनसे ख़तरा है, वहाँ भारत के अंदर एलिमेंट्स जो हैं उनसे बहुत ख़तरा है। इस फार्मर प्रोटेस्ट के, जिसके आप भी सपोर्टर हैं, मैं भी सपोर्टर हूँ, एज लॉन्ग एज पीसफुल हो, एज लॉन्ग एज लोगों की ज़िंदगियों को डिसरप्ट ना करे, लेकिन वो डिसरप्ट कर रहा है, हमें वो बात पसंद नहीं है। अब उससे तो बहुत आगे बढ़ के बात हुई कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी पर ही हमला हो गया। तो वो जो इंसुरेक्शन है वो इस सारी सूरत में जो भारत के अंदर बैठे हुए एलिमेंट्स हैं, जो बाहर के एलिमेंट्स से वो डिक्टेशन कैसे ले रहे हैं। यहाँ पे जो एक्सट्रीमिस्ट बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि हम इतने लाख डॉलर देंगे, आप झंडा लहरा दो। तो ये कैसे वो आपस में कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं? देखिए साहब, कोऑर्डिनेट ये लोग इंटरनेट पे करते हैं, कोऑर्डिनेट ये लोग सोशल मीडिया पे करते हैं, बड़े सारे ऐप्स हैं जिस पे कोऑर्डिनेट करते हैं, पैसा भी आ जाता है लोगों के थ्रू, बहुत लोग हैं फंड करने वाले इसको। और ये फंड करने वाली वही ताकतें हैं ताहिर साहब जो यू सी, अब जैसे अगर आपको ये पूरा करना है 26 जनवरी के बाद, अच्छा एक बात ये समझिए ना कि 26 जनवरी के बाद ये जितने भी खालिस्तानी थे कहाँ हैं? ये फार्मर प्रोटेस्ट आज भी चल रही है इंडिया में, ऐसी बात नहीं है। सिंगू बॉर्डर पे कुछ हैं, ज्यादातर यूपी गेट पे हैं, गाजीपुर बॉर्डर जो हमारा है, गाजीपुर बॉर्डर पे सब लोग हैं। यहाँ पे यूपी और दिल्ली का जो बॉर्डर माना जाता है, यहाँ से जो मेरठ या हापुड़ से जो रोड आती है वहां पे। लेकिन मेरा ये पूछने वाली मेरी ये बात है कि जो खालिस्तानी नारे लगा रहे थे वो 26 तारीख के बाद गए कहाँ पे? अचानक 26 तारीख की रात को गायब हो गए वो लोग। 26 तारीख की रात को गायब हो गए, कोई खालिस्तानी नहीं है, कोई भी नहीं है वहां पे। ये लोग गए कहाँ पे? मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि ये सब यही चीज हमारी शाहीन बाग में हुई थी। जिस दिन ट्रंप गया, ट्रंप भारत से फरवरी 24 या 25 तारीख को, कब मुझे डेट याद नहीं है ताहिर साहब, वो उसकी फ्लाइट उड़ी, उसके 24 घंटे के बाद शाहीन बाग खाली। तो ये सब इवेंट्स होते हैं जो ऑर्गेनाइज करा जाते हैं, फंडेड। और जहां तक अंदर वाले लोगों की बात है, मैं तो लगातार ये बात बार बार कहता हूं, ये मेरा जो एक जुमला है मैं बार बार रिपीट करता हूं ताहिर साहब, कि भारत के किले के दरवाजे हर समय अंदर से खुले हैं। ये किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि बाहर से दरवाजे खुलते, अंदर से खुले हैं। जयचंद भी इसी मिट्टी की पैदावार है, राइट, और मीर जाफर भी इसी मिट्टी की पैदावार है। ये बाहर नहीं पाएगा, ये भारत में ही पाएगा। तो वो अभी भी देखिए, जब हम मीर जाफर की बात करते हैं और जयचंद की बात करते हैं ताहिर साहब, दीज आर नॉट सिंपली पीपल, दिस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। ये एक जहनियत है, ये एक जहनियत है। और वैसे टाइप के लोग बहुत हैं इंडिया में जिन्होंने अपना करियर बना रखा है इन सब चीजों के लिए, और ये जामा पहनते हैं डेमोक्रेसी का, ये जामा पहनते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का। क्योंकि आपको एक
आपको कवर चाहिए ना, आप आड़ लेके फिर फायर करते हैं ना, फौज में भी यही सिखाते हैं साहब, आप आड़ लीजिए फिर आप फायर करें, तो आड़ लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। तो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बातें करेंगे, राइट। अब देखिए, एक पत्रकार हैं भारत के बड़े मशहूर, जिन्होंने झूठा ट्वीट करा कि साहब एक फार्मर को गोली मार दी और उसको शहीद का दर्जा दे दिया भाई उन लोगों ने, कि उस फार्मर को गोली मार दी। बाद में पता लगा कि साहब दिल्ली पुलिस के पास वीडियो प्रूफ है कि उसने खुद ही ट्रैक्टर मारा था, ट्रैक्टर उलट गया, फार्मर मर गया। अब देखिए ना साहब, तो ये सब जो लोग हैं जो इस तरीके की बातें करते हैं, ऐसी बहुत बड़ी इंडिया में लॉबी है, वेल फंडेड, जिनका काम ही ये है। और आई थिंक इंडिया बहुत ज्यादा, मुझे लगता है जरूरत से ज्यादा टॉलरेंट है इन सब लोगों के लिए, क्योंकि वो चीज है कि यहाँ पे कई लोग हैं जो मानते हैं, और मुझे लगता है इतनी बुरी बात भी नहीं है, जो यहाँ पे लोग मानते हैं कि डेमोक्रेसी हैज टू बी लिव्ड नॉट जस्ट इन लेटर बट ऑल्सो इन स्पिरिट। तो जो लोग कहते हैं इंडिया में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, और रात के 9 बजे आप हर रोज तो मोदी जी को गाली देते रहते हैं, अमित शाह जी को गाली देते रहते हैं, फिर कहते हैं मोदी इज अ फाशिस्ट। अगर मोदी फाशिस्ट होता तो ये गायब हो चुके होते, कब से जेल में होते या गायब हो चुके होते। पर सब भले चंगे हैं साहब, मोटे मोटे पेट, बड़े बड़े गले, मूछें लेकर आते हैं टीवी पे, और आप भारत में बैठ के भारत के प्रधानमंत्री को तो रोज भला बुरा कहते हैं, फिर कहते हैं साहब डेमोक्रेसी खतरे में। और कितनी डेमोक्रेसी चाहिए इनको ताहिर साहब? मैं तो ये जानना चाहता हूं, इनको डेमोक्रेसी कितनी चाहिए, कौन से लेवल की इनको डेमोक्रेसी चाहिए? अराजकता फैलाने की, जिसको कहते हैं ना कि कंप्लीट एनार्की, जो फितनाई का माहौल जो होता है ना, कि वो उनको वो वाला फ्रीडम चाहिए कि हम आग लगा दें पूरी दुनिया में, हमें वो वाला फ्रीडम, वो तो कहीं नहीं मिलता। तो वो इंडिया में ढूंढ रहे हैं साहब ये लोग। आपने कहा कि इनको फ्रीडम चाहिए आग लगाने की, इनको चाहिए कि ये जितना ज़्यादा से ज़्यादा अनारकियत फैला सकें उतनी फैला सकें ताकि इनका काम चले। लेकिन सवाल ये है कि हम यहाँ वेस्टर्न वर्ल्ड में देखते हैं गौरव भाई, यहाँ पर भी लिमिट है। यहाँ पर जब हमारे नेटिव्स प्रोटेस्ट करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर एक हफ़्ता तो बर्दाश्त करता है, और जब वो रेल की पटरियाँ रोकते हैं तो फिर प्राइम मिनिस्टर भी फिर आर्मी को भेजता है और कहता है कि भाई इनको यहाँ से निकालो। अमेरिका में आपके सामने जो हुआ, तो जब वेस्टर्न वर्ल्ड के ये प्रेसिडेंट मौजूद हैं, और हमें ये पता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड भी अनफॉर्चुनेटली व्हेन इट कम्स टू इंडिया हिपोक्रेसी का शिकार होते हैं। अपने लिए उनके और स्टैंडर्ड्स हैं, इंडिया के लिए वो बहुत ही ज़्यादा अनारकियत वाली डेमोक्रेसी चाहते हैं। लेकिन भारत को क्या करना चाहिए कि आफ्टर ऑल इस अनारकियत को इस हद तक ना जाने दे जिस हद तक चली जाती है, जैसे शाहीन बाग में हुआ 26 जनवरी को हमने देखा। जैसे मुझे लगता है अभी भी भारत में बहुत लोग हैं जो सत्ता में हैं, जो पावर में हैं। ये मैं दिल की बात कह रहा हूँ ताहिर साहब, हो सकता है मैं गलत हूं, पर ये मेरे इमोशनल बात है, दिल की बात है। मुझे ऐसा लगता है कि कई लोग इंडिया में अभी भी हैं इन पोजीशंस ऑफ पावर, जिनको बहुत फर्क पड़ता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स के एडिटोरियल में उनके बारे में क्या लिखा जाए, या फिर वॉशिंगटन पोस्ट के एडिटोरियल में उनके बारे में क्या लिखा जाए। तो चीन को तो फर्क नहीं पड़ता कि क्या लिखा जाए, वो पढ़ भी नहीं पाते बेचारे, उनको समझ में नहीं आता, ना उनको फर्क पड़ता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर भारत ये चाहता है कि सुपर पावर बने, तो उसको सुपर पावर वाले काम भी करने होंगे। ये गांधी का देश बोल के आप सुपर पावर नहीं बन सकते, आप गांधी का देश बोल के आप सिर्फ बेचारा बन सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं ये रियलाइज करना पड़ेगा कि ठीक है, एक चौपाई है जो रामायण की, जो मैं बताना चाहता हूं यहाँ पे, और उसका तर्जुमा करूंगा, मैं ट्रांसलेट करूंगा कि बिनैन अमानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। ताहिर साहब, ऐसा था कि जब प्रभु श्री राम सामने समुद्र के सामने गए, जो सीता माँ को बचाना था, रावण उनको ले गया था अपहरण करके, उनका किडनैप करके लंका। तो जब गए थे बचाने के लिए, समुद्र पार करने का कोई रास्ता नहीं था, तो प्रभु श्री राम ने हाथ जोड़ के 3 दिन समुद्र के सामने, यानी कि जो समंदर था उसके सामने 3 दिन हाथ जोड़ के सर झुका के पूजा करी और रिक्वेस्ट करा कि मुझे यहां से जाने दो। समुद्र ने नहीं जाने दिया। जब उन्होंने अपना धनुष उठाया, बो एंड एरो, जब धनुष चलाया, तब समुद्र हाथ जोड़ के समुद्र से निकला और बोला कि मुझे माफ कर दीजिए और हम आपको राहदारी देते हैं। भय बिन होए ना प्रीत, देयर इज नो फ्रेंडशिप विदाउट फियर। मुल्कों में प्यार मोहब्बत बिना डर के नहीं होता, जब तक आपका कोई मुल्क आपसे डरेगा नहीं। तो मैं अक्सर इनसे बोलता हूं, ये जो आपकी फौजें हैं
ये किस चीज के लिए रख रखी हैं आपने? रिपब्लिक डे की परेड के लिए रख रखी है? काय के लिए रख रखी है? इफ यू कैनॉट यू नो इफ यू कैनॉट पनिश योर एनिमीज, इफ यू कैनॉट पनिश योर एनिमीज, देन व्हाट गुड आर यू? आप क्या कर रहे हैं इधर? तो ये सब भारत को छोड़ना पड़ेगा कि हमारे बारे में कौन क्या बोल रहा है, हमारे बारे में कौन कैसे बोल रहा है, किसी की क्या फीलिंग है। रिहाना ने क्या बोल दिया? रिहाना कौन है? रिहाना कौन पूछ रहा है रिहाना को? Who's रिहाना? Who's she? रिहाना से बड़ा सुपरस्टार तो वो है इंडिया में, जो बिग बॉस में 10-15 लोग उस घर के अंदर बंद रहते हैं ना, और बड़ा वाहियात सा शो है, मैं देखता नहीं हूं, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है रिहाना से इंडिया में, क्योंकि रिहाना को जानता कौन है। तो ये क्या है कि जो एक लेफ्ट लिबरल गैंग है, या अंग्रेजी बोलने वाला लेफ्ट लिबरल गैंग, जिनको पता है रिहाना कौन है, सो पीपल आर राइटिंग थैंक यू रिहाना फॉर योर सपोर्ट। रिहाना के सपोर्ट से क्या करोगे तुम? क्या हो जाएगा? रिहाना ने सपोर्ट कर दिया, मतलब क्या हो जाएगा? और रिहाना को खुद पता नहीं होता। रिहाना को खुद पता हो ना होता है साहब, मसला ये है कि अगर जो बाइडेन ने भी ट्वीट कर दिया तो क्या हो जाएगा? ये बताइए, क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक बात है। कोई हिंदुस्तान का कुछ नहीं कर सकता। तो ये कॉन्फिडेंस होने की जरूरत है। और ये न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट जो लिखता है लिखे, इसमें इतना ज्यादा हमें वो फिक्र करने की जरूरत नहीं कौन हमारे बारे में क्या बोल रहा है। आप वो लिखा था ना, बड़ा फेमस बांग्ला गीत है कि अकेला चलो रे, अकेले चलते रहो, अगर तुम्हारे साथ कोई ना आए अकेले चलो, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ। लेकिन क्या ये वाला जो कॉन्फिडेंस है, ये वाला जो रवैया है, ये आपको भारत की जो एलीट है, ख़ासतौर पर जो एस्टैब्लिशमेंट में बैठे हुए कुछ लोग हैं, पॉलिटिक्स में बैठे हुए कुछ एलीट हैं जो न्यूयॉर्क टाइम्स को इम्पोर्टेंट समझते हैं, उनमें कब ये कॉन्फिडेंस आएगा? देखिए, उनमें बात कमी कॉन्फिडेंस की नहीं है। बात यह कि जब अंग्रेज चले गए ना, तो हमारे मालिक की सिर्फ चमड़ी बदली ना, गोरे की जगह भूरे बन गए। वो मालिक तो वही गोरा साहब ही है अभी भी, वो उसका रंग भूरा है चमड़ी का, दैट्स ऑल। तो ये एक जहनियत है, ये एक मानसिकता है जिसको हम हिंदी में कहते हैं ताहिर साहब, ये कभी चेंज नहीं होगी। एक सेल्फ लोथिंग पाई गई है यहाँ पे कुछ एलीट में, एक सेल्फ लोथिंग है कि हम बुरे हैं। हम क्यों बुरे हैं ये हमें नहीं पता। हमने किसी के घर में डाका डाल दिया, किसी के घर के औरतों को उठा लिया, हमने किसी की जमीन पर कब्जा कर लिया, हमने क्या करा? हमने करा कुछ नहीं, लेकिन हम बुरे हैं, ये एक माइंडसेट है। हमने कुछ तो करा होगा। So always that loathing, and this self-loathing is in some people, it's very deep and it's very very dangerous. And ऐसी लोग, और हिंदुस्तान एक, और ये दुनिया भर में होता है, लेकिन हिंदुस्तान में खास तौर से आप देखें, जो भी लेफ्टिस्ट्स हैं ताहिर साहब, they are very rich people, most of them। ये बड़े अमीर लोग हैं, ये जो टीवी पे आके अंग्रेजी बोलते हैं खास एक्सेंट के साथ। ये जो जिसको हम लोग कहते हैं ना इंडिया में, बाहर तो पब्लिक स्कूल का अलग मतलब है, यहाँ पे पब्लिक स्कूल का अलग मतलब है। जी। तो यहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स को पब्लिक स्कूल बोल देते हैं। तो वो पब्लिक स्कूल्स और जो हमारे हिल स्टेशन में जो स्कूल्स है, वहां के पढ़े लिखे लोग उस एक्सेंट में बात करते हैं। BMWs और मर्सिडीज में आते हैं टीवी स्टूडियोज में, शिफॉन, पर्ल्स, डायमंड्स, करेबियन क्रूजेस। वो लेफ्टिस्ट हैं यहाँ पे, डिजाइनर लेफ्टिस्ट हैं ये लोग सब। देखिए, आपने बिल्कुल सही बात की। यहाँ पर भी अमेरिका, कनाडा, यूरोप में भी हम जो लेफ्टिस्ट हैं वही कॉरपोरेशनें चला रहे हैं, वही अब अमीर हैं। एक ज़माना था गौरव भाई कि मैं अपने आप को लेफ़्ट के साथ एफिलिएट करता था। मैं सच्ची बात बताऊं, मैं आज भी समझता हूं कि आप और मैं जनता की बात करते हैं, हम शायद लेफ़्ट के लोग हैं। ये जो खुद को लेफ़्ट के कहते हैं, जो बड़े बड़े पैलेसेस में रह रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, एलीट क्लास के हैं, ये इनफैक्ट आज का मॉडर्न राइट है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आम आदमी हैं, एक्चुअली वो आम आदमी हैं, और वो हैं लेफ्ट के ट्रू रिप्रेजेंटेटिव। मगर लेफ्ट और राइट बिगड़ चुका है। मैं अक्सर कहता हूं अपने शोज में, अब लेफ्ट और राइट नहीं रहा, खेल सारा रैशनैलिटी और इररैशनैलिटी का है, झगड़ा सारा। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। अब इन दोनों चीजों में है। जी बिल्कुल। गौरव भाई, एक और बड़ा अहम एलिमेंट है भारत में, सिर्फ ये फार्मर्स प्रोटेस्ट के हम कॉन्टेक्स्ट में ही नहीं देखते, शाहीन बाग भी है। कोई भी मामला हो, CA की बात चाहे असम में हो चाहे दिल्ली में हो, कहीं ना कहीं हमको चीन, पाकिस्तान तो ख़ास तौर पर नज़र आते ही आते हैं। अमेरिका और यूरोप के वो जो लेफ़्ट के तबके हैं वो भी उनके साथ शामिल हैं। ये नेक्सस क्या है? सब ऐसा है कि ये सब लोग पीछे से जुड़े हुए हैं और ये फ्लैंकिंग अटैक करते हैं सब इंडिया पे। एक यहाँ से शुरू, आपने बोला ना कि दुनिया भर के और मुख्तलिफ देशों के हैं, ये आइडियोलॉजी से जुड़े हैं, आइडियोलॉजी के अलावा पैसे से जुड़े हैं, ये टारगेट की वजह से जुड़े हुए हैं अपने सब लोग।
फॉर एग्जाम्पल बिलियनर जॉर्ज सोरोस, वो कुछ बोलेगा तो अचानक कुछ लोग और एक्टिव हो जाएंगे कहीं और ये बोलना शुरू कर देंगे, तो आपको ऐसा प्रतीत होगा या आपको ऐसा लगेगा कि साहब ये चौतरफा हमला हो रहा है आपकी ओर, आपके खिलाफ जो चौतरफा हमला हो रहा है। तो अचानक ये यहाँ से रिहाना बोली, वहां से मिया खलीफा बोली, वहां से ग्रेटा थनबर्ग, और ये सब ये 24-48 घंटे के अंदर बोलेंगे। आप देखिएगा ये ग्रेटा ने कब बोला, रिहाना ने कब, ये सब जल्दी 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 होगा सब। और फिर ये अचानक खबर है जो दोनों ये पेश कर रहे हैं, ये भी इंटरेस्टिंग बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये दोनों पेश कर रहे हैं। और एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि अचानक जैसे धूप में ओस गायब हो जाती है, अब ये देखिएगा ये 72 घंटे के बाद रिहाना गायब हो जाएगी। मैं भी आपको बता रहा हूं, ये रिहाना गायब हो जाएगी, ग्रेटा थनबर्ग गॉन, मिया खलीफा गॉन, ये सब गॉन है, ये सब चले गए, ये फिर बिल में घुस जाएंगे, फिर कुछ और लोग बिल से निकलेंगे। तो हिंदुस्तान में भी यही होता है। आप देखिए ना, क्या सीएए एनआरसी का मसला खत्म हो गया? मसला तो है ना अभी भी। वो लोग कहां हैं? शाहीन बाग कहां हैं? गायब। वो बैठे थे 2-3 महीने के लिए, ट्रंप गया, फसाद हुए दिल्ली में, ट्रंप गया, ट्रंप का जहाज उड़ा और शाहीन बाग में तंबू नीचे गिरा। उन्होंने बोला ट्रंप चला गया, हम किस लिए कर रहे हैं, हटाओ यहां से। वो जो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज थे, बड़े बड़े डायरेक्टर, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, बड़े बड़े डायरेक्टर और साहब इतने तीसमार खान एक्टर जो हैं, ये सब लोग आते थे, बिजनेस क्लास की फ्लाइट पकड़ के आए, साहब शाहीन बाग में लेक्चर दिया, सब कुछ करा। अचानक एक दिन अचानक शाहीन बाग गायब, एक्टर वैक्टर ये सब गायब, ये इकोसिस्टम अचानक गायब हो गया। ये एक वेल ऑयल्ड इकोसिस्टम है। ये जैसे कि हम लोग कहते हैं ना स्लीपर सेल, ये एक किस्म के स्लीपर सेल हैं। ये आई एम नॉट कॉलिंग देम स्लीपर सेल्स, बट मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, ये एक किस्म के ताहिर साहब स्लीपर सेल्स हैं। इनको आपने एक्टिवेट करा, और जैसे ही एक्टिवेट करा, इन्होंने अपना काम करा, वापस आपने इनको दराज में डाल दिया, बंद करके ना, वो मॉथ बॉल करके आपने इनको डाल दिया अंदर, फिर अगले विंटर फिर निकलेंगे ये लोग। तो ये सब करते रहते हैं, चारों तरफ का इकोसिस्टम है। आपने कहा कि इन सब का इकोसिस्टम है, इसको जो इंटरनेशनल मीडिया जो है वो इसको स्पिन करता है और फिर एक नैरेटिव भारत के ख़िलाफ़ क्रिएट होता है। एक मामला और है भारत का, जो हम यहाँ पे बैठे हुए ख़ास तौर पर देखते हैं कि अमेरिका कनाडा में, कि भारत का नैरेटिव इंग्लिश में हमें नहीं देखने सुनने को उस लेवल पे आता जिस लेवल पे अल जज़ीरा है, जिस लेवल पे टर्किश टीवी है, जिस लेवल पे CNN है, BBC है। भारत का म्यूज़िक एंटरटेनमेंट का जो जहान है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन नैरेटिव की दुनिया में हम क्यों इनको काउंटर नहीं कर पा रहे इन्हीं के लेवल पर, इन्हीं की दुनिया में रहते हुए? ताहिर साहब बहुत अच्छा सवाल है, और कमी तो है, देखिए कमी तो है, ज़बरदस्त कमी है। और अगर ये ऐसी बात नहीं है कि भारत के पास पैसा नहीं है या भारत का रसूख नहीं है या भारत चाहे तो 100 कंट्रीज में 6 महीने के अंदर स्टूडियो खड़े नहीं कर सकता, ये सब कर सकता है। लेकिन एक एलिमेंट मिसिंग है, यू नो, नैरेटिव का। यही मैं कह रहा हूं ना कि कुछ ऐसे लोग भी हैं भारत में जिनको न्यूयॉर्क टाइम्स में क्या छपता है, मैं तो कह रहा हूं भारत को यह समझना चाहिए कि भारत पैसा खर्च करके डाले $1-2 बिलियन और अमेरिका के अंदर एक और न्यूयॉर्क टाइम्स खड़ा कर दे। क्या दिक्कत है? न्यूयॉर्क टाइम्स के जो बेस्ट लोग हैं, तनख्वाह पे काम करते हैं ना, किसको कितना मिलता है? $80,000। आप बोलो साहब हम आपको 100,000 देंगे, $120,000 देंगे, आप हमें ज्वाइन करो। सब लोग पैसे के लिए लिख रहे हैं, सब आएंगे धीरे धीरे। आप सबको करें, न्यूयॉर्क में बिल्डिंग लीजिए, आप न्यूयॉर्क टाइम्स का आप कुछ और नाम दे दीजिए उसको, वो सारे क्रेडिबल नाम आ जाएंगे। आप एक और न्यूज़पेपर खड़ा कर दीजिए इंडिया का, कौन मना कर रहा है? आप मिडिल ईस्ट में खड़ा करिए, आप टीवी चैनल्स खड़े करिए। तो ये समझ जो है ना, ये समझ कि साहब ये हमें एक नैरेटिव की लड़ाई है, ये समझ अब धीरे धीरे इंडिया में आ रही है। और मैं यकीन दिलाता हूं जिस दिन इंडिया को बात समझ में आ गई तो दे विल डू इट वेरी फास्ट। पर वो समझ अभी पूरी तरीके से आई नहीं है कि ये भी एक हाइब्रिड वॉरफेयर है जो भारत के खिलाफ हो रहा है। हम इसको नॉन काइनेटिक वॉरफेयर कहते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर कहते हैं, 5th जनरेशन वॉरफेयर भी कहते हैं, ये ग्रे जोन वॉरफेयर भी है। और सबसे बड़ी बात, ये इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस भी हम इसको कहते हैं, अम्ब्रेला टर्म है इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस, कि आप किसी की बुद्धि, किसी की मानसिकता, किसी के जहन पे आप किस तरीके से दबाव डालते हैं और उसको किस तरीके से कन्विंस करते हैं। ताहिर साहब, तो ये सब चीजें होती हैं जो हमें समझने की जरूरत है। और मैं चाहता हूं इंडिया जागे, अब जाग रहा है धीरे धीरे, और ऊपर वाला करे कि जल्दी जागे और इस पे काम करे, क्योंकि भारत के लिए कोई मुश्किल चीज नहीं है। अगर कल भारत ये चाहे कि उनको एक न्यूयॉर्क टाइम्स और एक वॉशिंगटन पोस्ट खड़ा करना है, तो उनकी क्रेडिबिलिटी वाला 10 साल के अंदर भारत खड़ा कर सकता है। 6 महीने के अंदर तो ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे, और बाकी क्रेडिबिलिटी बनने में जो टाइम लगेगा लगेगा। गेट द बेस्ट ऑफ द पीपल एंड पे देम। इट्स ओनली अ फंक्शन ऑफ मनी इन द एंड, बिकॉज क्रेडिबिलिटी अखबार की कैसे बनती है?
एक बिल्डिंग की क्रेडिबिलिटी, न्यूयॉर्क टाइम्स की बिल्डिंग है उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, जो न्यूज़पेपर में लिख रहा है उसकी क्रेडिबिलिटी है। और वो लोग आपको चाहिए, वो सैलरीड पीपल है, दे गेट मनी। आप उसके एडिटर को कितना पैसा मिलता है? उसको $250,000 मिलते हैं, $500,000 मिलते हैं, यू गिव हिम $1 million। आप बोलो न्यूयॉर्क टाइम्स के एडिटर को तोड़ लो, भाई वो जिंदगी भर न्यूयॉर्क टाइम्स में पहले भी कहीं और काम करता होगा ना, वो छोड़ के आ जाएगा आपके पास। आप $2 million दे दो, ले लो, उससे बोलो टीम ले आए पूरी, वॉशिंगटन पोस्ट से लोग ले आओ, खड़ा कर दो, ओवरनाइट खड़ा हो जाता है। शेख क्या करते हैं? अल जजीरा जब खड़ा करा था उन्होंने क्या करा था? दे थ्रू मनी। उनके पास पैसा है, उनको पता था कि ग्लोबल नेटवर्क हमें करना है, उन्होंने पैसा फेंका, दुनिया भर के लोग ज्वाइन कर दिए। हिंदुस्तान में एक और सबसे बड़ा मसला पता है हमारे साथ क्या है साहब, जो मोदी जी के टारगेट में है वो, हिंदुस्तान में आप देखिए स्टेट कितने हैं, राइट? और आप ये देखें साहब कि हमारे यहाँ चुनाव कब कब होते हैं। इफ यू टेक एन एवरेज, एवरी 2.5 months देयर इज एन इलेक्शन इन इंडिया। तो सारी एनर्जी उधर ही है सर, फोकस, एनर्जी, ध्यान सब कुछ उधर ही है। हर 2.5-3 महीने में तो आपके यहाँ इलेक्शन हो रहे हैं। अभी बंगाल का होने वाला है, फिर असम का होने वाला है, अच्छा उसमें भी सेंट्रल लीडरशिप को जाना है। ये हिंदुस्तान के 90% मसले तब खत्म होंगे जब आप बोलेंगे कि साहब एक साथ चुनाव सबका करके, मोदी जी ने बात भी करी थी तो काफी पॉलिटिकल पार्टीज नाखुश हो गई इससे, उनको करना पड़ेगा इससे कि एक साथ आप चुनाव करें, एक साथ चुनाव करें, बाकी 5 साल के लिए पूरी कौम फारेगा, अब कोई नहीं जाएगा वोट करने के लिए। वरना कभी झारखंड में हो रहा है साहब, कभी तमिलनाडु में हो रहा है, ये 30 राज्य में तो हर समय कुछ ना कुछ दिवाली होली मनती रहती है यहाँ पे। हर समय इसको फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी करके हमारे माथे पे यहाँ पे ठप्पा लगा दिया, फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी, और हमारा तबाह कर दिया मामला पूरा साहब कि फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी एंजॉय करो। सब नाच रहे हैं जुनूनियों की तरह यहाँ पे कि चुनाव है, वोट करेंगे वोट करेंगे। हर 2.5-3 महीने में, हर 2.5-3 महीने में यहाँ पे इलेक्शन है, तो दिक्कत तो आई साहब। जी बिल्कुल, बहुत अहम आपने बात की। अब आखिर में मुझे ये बताइए गौरव भाई कि ये जो फार्मर प्रोटेस्ट अभी भी चल रहे हैं, उनका पीसफुल अगर होगा मैनिफेस्टो तो किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा, लेकिन ज़िंदगी डिसरप्ट हुई है, पार्लियामेंट में बातचीत भी शुरू हो चुकी। आपको ये आगे कैसे जाते हुए नज़र आते हैं? मेरा जो एक्सपीरियंस है ताहिर साहब, ये अभी चलेगा थोड़े दिन और अचानक एक दिन ये गायब हो जाएगा। अचानक, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कहना चाहता हूँ, ये हिंदुस्तान में है, ये हमारी रिवायत है, ये अचानक एक दिन ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाएंगे। देयर विल बी सम डील, कुछ होगा। या अब देखिए बात पता है क्या है, ये प्रोटेस्ट 26 तारीख की रात को खत्म हो जाती, अब लोगों ने पोजीशंस ले ली हैं इसमें। कुछ ऑपोजिशन का भी काम है भड़काने का, और हर एक पार्टी जो ऑपोजिशन में रहती है वो काम करती है भड़काने का, झूठ बोलने का, प्रोपेगेंडा करने का, राइट? अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा। अब आपने इसमें बोला कि जैसे अंबानी आपकी जमीन ले लेगा, ये बोला साहब अंबानी आपकी जमीन ले लेगा, एक र्यूमर फैला दिया कि अंबानी अडानी आपकी जमीन ले लेंगे, और वो बेचारा पंजाब में जो भटिंडा के आगे फार्मर है जिसकी 2 एकड़ जमीन है वो बड़ा परेशान हो गया। अरे अंबानी को तुम्हारे 2 एकड़ के छोटे रुमाल जितने बड़े प्लॉट से क्या लेना देना है? वो क्यों लेगा तुम्हारा प्लॉट? उसको क्या, वो फार्मिंग में है नहीं। उसने ऑन रिकॉर्ड मुकेश अंबानी ने बोल दिया कि मुझे तुम्हारी जमीन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तुम्हारे फार्म में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे फार्मिंग सेक्टर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब बताओ, नहीं साहब ले लेगा। अब आपने वो बेचारे किसान तो सिंपल लोग होते हैं, ये बेचारे मासूम है, आपने मासूम के दिमाग में जहर डाल दिया, अब वो यहाँ पे आ गया कि हमारी जमीन ले लेगा। तो आप ऐसी चीज, हरियाणा में तो एक मुख्यमंत्री थे, वजीर आला थे, तो पंजाब से जो पानी आता था, तो पंजाब में जो डैम है, तो उन्होंने बोला साहब ये डैम से बिजली निकाल के पानी भेजते हैं हरियाणा में, इसलिए तुम्हारी फसलें खराब हो जाएंगी। मतलब यू सी, आपने जो बेचारा मासूम है, वो पढ़ा लिखा इतना नहीं है, आपने कुछ भी उसको झूठ बोल के आपने उसको बरगला दिया, वो बेचारा भड़क गया। तो मुझे ऐसा लगता है साहब कि दोनों फार्मर और सरकार, ये दोनों ग्रुप्स बनाए अपने और पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कशन करें। सरकार ने बोला भी था पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कशन करें, क्योंकि जो फार्मर यूनियंस ये कह रहे हैं ना कि ये तीनों लॉज पीछे हट जाने चाहिए और सरकार इसको बिल्कुल ही वापस ले ले और हम मानते हैं, ये तो होने नहीं वाला मेरे हिसाब से, ये होगा नहीं। तो ऐसी चीज की उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए जो ना हो, और आपस में बातचीत करके मुकमुका करके फिर उसको खत्म करें बात। बहुत आखिर में आज की गुफ्तगू में जो आप समझते हैं कि कोई बात मिस हो रही है और करनी इम्पोर्टेंट है, तो ज़रूर शेयर कीजिए हमारे व्यूअर्स के साथ। मैं सिर्फ एक बात ताहिर साहब कहना चाहूंगा, विथ योर परमिशन सर, दैट ये जो भारत के खिलाफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हो रहा है, भारत के खिलाफ जो ये सब चीजें हो रही हैं बाहर से, पाकिस्तान से, कहीं से भी और से, राइट,
मुझे लगता है भारतवासियों को जो पार्टी एफिलिएशन है ये छोड़, देखिए ये कांग्रेस, ये बीजेपी, ये और जनता दल जितने भी और पार्टीज हैं, मैं तो नाम भी नहीं जानता, ये कल रहेंगी नहीं रहेंगी, भारत रहेगा यहाँ पे ना, भारत हर समय रहेगा। और अगले 10,000 साल तक भारत कायम है, उसके बाद भी भारत, समय से पहले लोग कुछ कहते हैं ना, बुजुर्ग ये कहते हैं कि जब समय नहीं था तब भारत था, और जब समय नहीं होगा तब भी भारत होगा। भारत अमर है, तो इसलिए फर्स्ट लॉयल्टी शुड बी टुवर्ड्स द नेशन, और बाकी ये सब चीजें, और नेशन द ग्रेटर इंडियन थिंग, यू नो, कि हम तो ये मानते हैं कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब दे आर पार्ट ऑफ अस ओनली इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं ना हम इसको, लार्जर कॉन्टेक्स्ट। तो मुल्क के लिए जो काम करे वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पॉलिटिकल एफिलिएशन को आगे रखना और बोलना कि साहब मैं तो अपनी पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल लीडर से बड़ा मैं लॉयल हूं और उसका बड़ा वफादार हूं, मेरा मुल्क जाए गड्ढे में कोई बात नहीं, लेकिन साहब मैं अपने, तो ये गलत चीज है, ये गलत चीज है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव भाई, हम बहुत शुक्रगुजार हैं, आपने वक्त दिया, और हमें उम्मीद है कि आप हमें रेगुलर वक्त दिया करेंगे। इस पर हम आपको एक रिक्वेस्ट भी करेंगे खास तौर पर, ताकि हम आपके विचार शेयर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू सर। बातचीत सुन रहे थे आप मेजर गौरव आर्या जी की, जो बहुत ही अहम कमेंटेटर भी हैं और स्ट्रैटेजी की दुनिया में उनकी गहरी नज़र है। नैरेटिव की जो वार है, उसकी जो कम्प्लेक्सिटीज़ हैं उनको समझते हैं, और हमारी कोशिश होगी कि मेजर गौरव आर्या साहब की बातचीत हम रेगुलर बेसिस पे आपके साथ शेयर करते रहें। और आखिर में मैं एक बार फिर आपको बताता हूँ कि हमारा 24/7 टीवी चैनल है, जो IP बॉक्सेस में भी है। 24/7 हम इसकी स्ट्रीमिंग यूट्यूब पर भी करते हैं, और ऑनलाइन जो हमारे वेबसाइट्स हैं उन पे भी होती है। हम सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब का चैनल नहीं है, बल्कि 24/7 लीनियर चैनल है, और हमारा इंग्लिश टीवी चैनल भी शुरू हो चुका है। बहुत जल्द उसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी 24/7 हम करने वाले हैं। वही बात जो मैंने मेजर गौरव आर्या साहब से की, कि जो नैरेटिव की कमी है, वो हम नैरेटिव की कमी को पूरा करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन भी उसमें करेंगे। आप कुछ देखते होंगे, उसके वीडियो ज़रूर देखिए। एक दिक्कत हमें ज़रूर आ रही है कि बहुत हमारे जो दुश्मन हैं वो टैग टीवी के यूट्यूब चैनल के ख़िलाफ़ रेड अलर्ट्स करते रहते हैं। जो एल्गोरिदम है वो हमें शैडो बैनिंग में रखता है। आप देखते होंगे कि हमारे वीडियो आज से 3-4 महीने पहले 5-5, 6-6 लाख व्यूज़ पर जाते थे, वही वीडियो अब 10-10, 15-15 हज़ार व्यूज़ पे आ गए हैं। हम व्यूअर्स की नंबर के हवाले से ऑब्सेस नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ यूट्यूब चैनल नहीं हैं, हम हर तरह से अपनी टीवी को आगे पहुंचाते हैं, अपनी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के हवाले से भी, मगर हम अपना फेयर हक मांगते हैं। और हम नहीं चाहते कि जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं, जो डिफरेंट ताकतें हैं, वो हमारे टीवी को, कनाडा में रहते हुए हमारा टीवी, उसको वो मुतासर करें। हम यूट्यूब से भी रब्ता कर रहे हैं। इसके लिए आपका साथ हमें यूँ चाहिए कि आप हमारे वीडियोस को, उनके लिंक्स को अपने दोस्तों के सर्कल्स में वायरल करें, ताकि वो जो शैडो बैनिंग है वो एक तरह से उनके मुंह पर तमाचा पड़े, जो इसके पीछे लोग हैं। हम भी लड़ रहे हैं, आप भी हमारा साथ दीजिए। और आखिर में आप जानते हैं कि टैग टीवी के यूट्यूब के इस चैनल पे और हमारी वेबसाइट के पेज पे जाके डोनेट का बटन आप क्लिक करते हैं, तो आप हमारे 24/7 चैनल को क्रेडिट कार्ड के राहीं या पेपॉल के राहीं आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। हम बहुत जल्द पैट्रियन का अकाउंट भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आज का बिला तकल्लुफ़ तजिया ताहिर गोरा के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.